हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब ठीक हो गए। बेटा मैं लास्ट 2 डेज से थोड़ा सा अस्वस्थ था, इस वजह से आपको नई वीडियो सेंड कर पाया। बट नाउ लेट्स स्टार्ट। आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक आपने इसमें जो कुछ भी करा उसके बाद अब अगला टॉपिक बनता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, आप जानते हो केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस 10th में किया था आपने। तो जब कभी भी कोई रिएक्शन अकर करती है, केमिकली कंबाइंड होते हैं जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, तो वो कुछ कौन से सर्टेन रूल्स या लॉज को फॉलो करते हैं। उसी से रिलेटेड है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटल कुछ लॉज दिए हुए हैं, जैसे आप फिजिक्स में बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, या कोई और पर्टिकुलर किसी थ्योरीज के लॉज। ठीक इसी तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशंस के 5 लॉज हैं। इनमें से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ज्यादातर थ्योरेटिकल है और सब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड वन लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। थर्ड वन लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। Fifth one, on the basis of name of scientist, Gay-Lussac's law of volume combinations. Of gases. It is applicable only for gases. Law of conservation of mass is given by Antony Lavoisier. He was also known as father of modern chemistry, popularly. Law of constant or different proportions given by J.L. Proust. Law of multiple or simple proportions given by John Dalton. Law of reciprocal proportions is given by scientist Richter. And Gay-Lussac's law is given by Gay-Lussac's. This law is applicable only for gases, but these are the 5 laws of chemical combination. That means whenever any reactants combine together to form products, ठीक है, follow these 5 laws. Must follow these 5 laws. एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ये थ्योरेटिकल है। इसके बाद फिर इसके जो सब टॉपिक्स हैं, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में फिर इसकी लिमिटेशंस भी है, तो फिर इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी हमने पढ़ना होगा, मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। समझ गए। और इसी में फिर आपने कुछ हाइपोथेसिस एंड एप्लीकेशंस पढ़नी है, एंड देन वी विल स्टार्ट फुल कॉन्सेप्ट। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनके स्कूलों में फर्स्ट चैप्टर की बजाय सेकंड चैप्टर शुरू करा गया है, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेट्स सी, वो भी देख लेंगे, ठीक है। बट पहले ये टॉपिक खत्म करें, फिर मैं देखता हूँ सब्जेक्टिव बैच में अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर लेंगे, और जो कंपटीशन बैच है उसमें ये चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब चैप्टर अगर हम बीच में डिसकंटिन्यू करेंगे तो ना तो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। सो राइट इन फर्स्ट 12 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं इसको। फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass.
ये केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉज हैं, तो आप अपने दिमाग में रखना है कि ऑल दीज लॉज आर स्टडी विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कॉम्बिनेशंस. रिमेंबर, do you know the meaning of conservation? Definitely you know the conservation का मतलब है कांस्टेंट रहना एंड मास. इनके कहने का मतलब था कि जब कभी भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है बिफोर रिएक्शन मास, वो बाद में भी वही रहता है जब प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं तब भी, अगर वो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंबाइंड हो जाए. इसको एक बेटर वर्ड में आपको एक सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूँ, समझना. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ you can say during any chemical and physical combination, यहाँ पे फिजिकल वर्ड भी यूज करेंगे, वहां पे भी एप्लीकेबल है. मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये बेटा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है इसकी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स मास जो भी है, जितना भी है, हमेशा फिक्स रहता है. इसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही इसको क्रिएट कर सकते हो. दैट मीन्स अगर आपने रिएक्टेंट्स जितना लिया है उतना ही रहेगा. मैं एक आपको फिजिकल एग्जांपल का, फिजिकल चेंज का एग्जांपल देता हूँ. प्लीज नोट दैट. सपोज यू हैव सम आइस इन अ सील्ड क्लोज्ड कंटेनर. ठीक है, सपोज इट इज 1 kg. मैंने कहा इसको आप हीट करिए. सभी समझते हो अगर आप आइस को हीट करोगे क्लोज कंटेनर में, सील्ड क्लोज कंटेनर में हीट करोगे, देन आइस कन्वर्टेड टू वाटर लिक्विड. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंटेनर क्लोज है, आपने जस्ट उसको हीट करा है और वो पानी में कन्वर्ट हो गया, देन बेटा आप समझते हो अगर ये सील्ड है तो इसका मास वही रहेगा जितना पहले था. ठीक है, डेफिनेटली इसको कुछ हीट दी गई है, बट हीट का कोई मास थोड़ी ना होता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और अगर हीट का कुछ मास होता भी होगा तो जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी किसी को प्रोवाइड की जाएगी, तो शायद थोड़ा बहुत मास में फ़र्क पड़ सकता है. ये इसकी लिमिटेशन है जो बाद में आइंस्टाइन ने बताई थी. बट फिलहाल आपने दिमाग में नहीं रखना कि हीट देने से क्या मास में कोई फ़र्क पड़ेगा या हीट रिलीज होने से क्या मास में कोई फ़र्क पड़ेगा. बिल्कुल नहीं. अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass cannot be created nor be destroyed during any chemical or physical change. During physical change, here is an example. You take 1 kg ice and heat it, you get 1 kg water. Physical change is occurred. Physical change means both should be chemically same, only state is changed. Clear? So there is no change in the mass. Similarly, suppose we are talking about a chemical change. एक chemical reaction देखिए आप यहाँ पे, और फिर मुझे बताना आप कि क्या इस रिएक्शन में मास चेंज हुआ है या नहीं. टेक अ एच फ्लास्क. इसको एच फ्लास्क बोलते हैं. ये साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है. वैसे इसका नाम लैंडर्ट फ्लास्क कहते हैं. याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एच फ्लास्क है. सपोज इन दिस फ्लास्क वी टेक NaNO3. Suppose we take NaCl and AgNO3. मान लीजिए इधर वाले पार्ट में मैंने NaCl ले लिया और इधर वाले पार्ट में AgNO3 लिया. फ्लास्क कंप्लीटली क्लोज्ड है, सील्ड है. मैंने इसको इसके मिडिल पार्ट से ऐसे उठाया और इसको वेट कर लिया किसी भी बैलेंस में, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल या फिर जो भी आपको एनालिटिकल बैलेंस जो भी है उसमें आपने इसको वेट कर लिया. नाउ चेक. Suppose its total weight is W ग्राम. इसका टोटल वेट W ग्राम है. अब आपने क्या करा, इसको उठाया और शेक करा, जस्ट लाइक अ डमरू ऑफ गॉड लॉर्ड शिवा. भगवान जी का जो डमरू है उस टाइप का आपने इसको उठाया और शेक कर दिया पूरा. व्हाट हैपेंड व्हेन यू शेक दिस वन? AgNO3 NaCl में और NaCl AgNO3 में मिक्सअप होने लगेगा. When two chemicals combined with each other, come in contact with each other, undergo chemical reaction. इनमें chemical reaction होगी. After chemical reaction, flask is sealed, so there is no change.
but after the reaction the chemical gets changed as NaNO3 and AgCl. After the reaction you get NaNO3 and AgCl. अब बेटा आप क्या करो, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए अब आप इसको दोबारा वेट करो, रीवेट करिए और बताइए आप सब समझ गए होंगे क्या इसका मास कुछ चेंज आएगा। मास कैसे चेंज आएगा, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हो तो जितना था उतना ही रहा। So mass remain constant. So according to this law, during any chemical or physical change, total mass of the reactants becomes equal to total mass of the products, or mass can neither be created nor be destroyed during any chemical or physical change under conditions. Conditions मैंने यहाँ पे क्या लिए, सील्ड कंटेनर है। अगर कंटेनर खुला है और आप हीट कर लो आइस को, पानी के वेपर्स उड़ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर तो वेट कम हो जाएगा ना, ठीक है। सो इन अ क्लोज सिस्टम। नाउ यहीं पे बेटा कुछ और क्वेश्चंस अराइज होते हैं बच्चों के दिमाग में जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, एनसीईआरटी रीड करते हो। और मैं आपको बता दूं, जब तक आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है या डिफिकल्ट है कि आपके पास कोई बुक आए, तब तक आप ध्यान रखना एनसीईआरटी इज अ वेरी मच सफिशिएंट बुक फॉर बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रीड लाइन बाय लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, मेक सेल्फ नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ एनसीईआरटी। इसी को बेटा आप दूसरे स्टेटमेंट में लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। केमिकल कॉम्बिनेशंस आपने पहले पढ़ा है, रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो बनते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। टोटल रिएक्टेंट्स का मास जितना होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, बशर्ते रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे होने चाहिए, वी गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये भी फॉलो अप हो सकता है, बट यहां पे मैं एक बट डाल रहा हूं, अगर किसी केमिकल या फिजिकल चेंज में बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड होती है, तो क्या उस एनर्जी से मास में कोई फर्क पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, energy and mass both are interconvertible by his equation known as Einstein equation. ये जो बट वाला फैक्टर डाला है ना मैंने, इट इज ओनली फॉर योर डेप्थ नॉलेज एंड फॉर कॉम्पिटिशंस। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एनर्जी और हीट कैन बी कन्वर्ट टू द मास with the help of the factor c. c is the स्पीड ऑफ लाइट। ये कहते हैं कि लाइट की स्पीड के साथ हम किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डू यू हर्ड अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बॉम्ब कंसेप्ट, या कोई भी बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने सुना होगा, वो सेल्फ टेके करते हैं, उनका मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम और ना जाने कितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने आप ऑटो डिकम्पोज होते रहते हैं और उनका मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, डिके करते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं और वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। शायद आपने नाम सुना हो, इन फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ऑल दीज रेज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट डेफिनेटली जब कोई सब्सटेंस इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी में, उस पूरी एनर्जी के इक्विवेलेंट कुछ मास बन सकता है। उस एनर्जी का मास कितना होगा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जहाँ एनर्जी मास का इंटर कन्वर्जन होता है किसी चेंज में। जैसे सपोज आप हो, चलो आप तो मैंने अभी देखा नहीं प्रॉपरली कैसे हो, बट मैं अपनी बात करता हूँ। मान लीजिए कि मेरा खुद का वेट 100 प्लस है, ये मेरा मास है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और मेरा मास 100 kg है। मेरे फ्रेंड्स ने, आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने या डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस करा कि सर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इसको रिड्यूस करो। और मैं उनको एक सिंपल सी स्माइल दे के समझा दूँ, ओ सर क्या बात कर रहे हो आप, आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी,
In the chemistry there is the law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. तो ये क्रिएटेड वाली थ्योरी तो मैं भूल जाऊंगा, डिस्ट्रॉयड वाली जरूर उनको समझाऊंगा कि भाई जितना है रहने दो, ये जा नहीं सकता। तो मैं गलत हूँ ना, क्योंकि अगर मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करूँ, रनिंग करूँ और अगर एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ या जिम करूँ तो शायद मेरा मास लॉस हो सकता है। तो बेटा ये जो मास लॉस होगा, इट इज लॉस्ट आउट ड्यू टू इंटरकन्वर्जन मास इनटू एनर्जी। आप देखो जो सुबह सुबह सड़क पे लोग दौड़ते होते हैं, हाफते रहते हैं, पसीना निकल रहा है, और कभी आप उनके बहुत क्लोथ निकल जाओ तो हीट भी निकल रही होती, गर्मी। दैट इज द मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। और मान लीजिए कोई बहुत दुबला पतला है, ठीक है, वो दुबला पतला ही रहे हमेशा, हम क्या आप ऐसे ही रह सकते हो, क्योंकि मास तो क्रिएट नहीं हो सकता। अभी आप कुछ दिन तक उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटीज, गोलगप्पे, चाट, पेस्ट्रीज, पैटीज खिलाना शुरू करो और कुछ दिन में फूल मेरे से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी खाया उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी। दैट एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मास इनसाइड द बॉडी। ओके, सो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जहाँ पे लॉ फॉलो नहीं होगा, और अगर होगा तो वहाँ पे हमें जो एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, एनर्जी के बेसिस पर रिएक्शंस दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जो एनर्जी कंजम्पशन है, अगर ये लार्ज अमाउंट में है, थोड़ी बहुत एनर्जी का मास तो निग्लेजिबल है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हम सोचें कि मास में चेंज आएगा, नहीं आएगा। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, थोड़े से मास से, अगर आपके पास 1 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है, तो 1 ग्राम यूरेनियम को अगर हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करें, 1 ग्राम यूरेनियम, रिमेंबर, देन वी कैन डिस्ट्रॉय एटलीस्ट अवर पंजाब। इतनी एनर्जी निकलेगी उससे कि अगर उसका बनाया हुआ कोई एटम बम यहाँ पे यूज कर दे तो उस एनर्जी से पूरा पंजाब डिस्ट्रॉय हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है दैट 1 ग्राम यूरेनियम कैन प्रोड्यूस इनॉर्मस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। ओके, सो अगर कभी कोई ऐसा कंसेप्ट आता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये जो कंसेप्ट है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये गलत हो जाएगा जब तक कि हम इसमें प्लस माइनस मास ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी नहीं ऐड कर देंगे, और ये मास उस एनर्जी की हेल्प से निकल के आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। C is the speed of light. Do you know the value of C? It is 3.0 into 10 power 8 meter per second. Clear? So this is the law of conservation of mass. During any chemical and physical change, generally mass remain conserved. But अगर आप इस concept को include करते हो तो आपने ये statement change कर देनी चाहिए। ये जो मैंने but के बाद explanation दी है, it is the depth study, आपने यहाँ कहना चाहिए total mass and energy both remain constant or conserved during any chemical or physical change। किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी का सम जो हमेशा है वो कांस्टेंट रहेगा। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, बट इन सब्जेक्टिव यू हैव टू राइट मास कैन नॉट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना तो आपको एक फ्लो में समझ आ जाएगा कि क्या लिमिटेशन को मैंने ऐड किया है। इस पे बेस्ड बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, बट ऑल दीज आर वेरी इजी। सपोज जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन ली थी, NaCl plus AgNO3, after the reaction gives AgCl plus NaNO3, ठीक है। Suppose this is x1 gram, it is given, this is x2 gram, it is given, after the reaction this is x3 gram is formed, what is the weight of NaNO3? मैंने कहा इतने ग्राम कंप्लीट रिएक्ट करा, ये इतने ग्राम बनेंगे, इसका कितने ग्राम बचेगा,
So you can apply law of conservation of mass. Total mass of the reactants before reaction must be equal to total mass of the products after the reaction. So write it, you have to find out. ठीक है, इसका मास सपोज m है, हमने फाइंड करना है. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m? इट इज द x1 प्लस x2 माइनस x3. यहाँ से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं आपको सेंड करूँगा कुछ न्यूमेरिकल्स, यू कैन ट्राई इट. ओके, होपफुली आपको ये समझ आया होगा. रीड करिए, क्वेश्चंस करिए, वीडियो को एक दो बार देख लिया करो अगर कभी एक बार में नहीं समझ आता. ठीक है. Now next one, next law, it is the law of constant or definite proportions. Law of constant or definite proportions. What do you mean by constant or definite? बेटा आप जानते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस. कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड. जिस किसी को भी इस लॉ को समझने में दिक्कत आए, गिवन बाय जेल प्राउस्ट, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा. डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड? जिस किसी बच्चे को कंपाउंड की डेफिनेशन आती होगी, ये वही स्टेटमेंट है. पता है क्या है कंपाउंड की डेफिनेशन? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine together in the definite proportions. When two or more elements combine together in the definite proportions, then they always form a compound. ये कहते हैं जब कभी भी कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अपने एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास कंबाइन होते हैं, रेशियो मास का लेना है, तो वो हमेशा एक ही कंपाउंड बनाते हैं. जिसका रिवर्स देखो क्या होगा. हमने कहा जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं. अब मैं इसका रिवर्स बोलने जा रहा हूँ कि समझना, किसी भी कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. नहीं समझे? फिर से समझिए. ये कंपाउंड की डेफिनेशन है. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी कंपाउंड, आपको पता है कंपाउंड प्योर फॉर्म होती है. इन एनी कंपाउंड the ratio of masses of the elements जो इसमें है कंपाउंड में is always fixed और constant. किसी भी कंपाउंड में उनके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा. और अगर कभी भी कोई एलिमेंट डेफिनेट रेशियो ऑफ मास में कंबाइंड होंगे देन दे ऑलवेज फॉर्म वन कंपाउंड. और अगर हम इसको रिवर्स कहें, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है. मतलब किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो वेरी नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड. इन द कार्बन डाइऑक्साइड you have carbon and oxygen. Mass of carbon is 12 gram and mass of oxygen is 32 gram. What is the ratio of mass of carbon and oxygen in this compound? It is 12:32. ठीक है, या 3:8. कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो CO2 में यही होगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब ये जो आपके पास CO2 है, जब कभी भी आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा यही आएगा. चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर करो,
अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, एंड दैट इज इट इज 3:8. दैट मीन्स इन एनी कंपाउंड, अब द डेफिनेशन इसके स्टेटमेंट समझो, इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड. आप दुनिया में कोई दूसरी CO2 ऐसी नहीं बता सकते जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ये ना हो. मतलब रिवर्स समझना, जब कभी कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के मासेस के रेशियो में कंबाइंड होगी, then they always form a compound named as carbon dioxide. Got it? Another example, take it. Suppose we are talking about water. मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो जरा बताइए मुझे. हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वाटर? It is the 1:8. Now according to this law, in water ratio of masses of hydrogen and oxygen is always fixed and it is 1:8. मतलब वाटर में कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 1:8 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा. या जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस रेशियो ऑफ मास में लेकर के कंबाइंड कराएंगे, देन वी ऑलवेज फॉर्म अ कंपाउंड नोन एज वाटर. अगर आपके पास कंपाउंड है तो उनके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो फिक्स होगा, और अगर आप किसी एलिमेंट के रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मासेस में उनको कंबाइन कराते हो तो आपको हमेशा एक डेफिनेट कंपाउंड मिलेगा, फिक्स कंपाउंड मिलेगा. वाटर चाहे जहां से ले आओ, इंडिया वाटर, पाकिस्तान वाटर, अमेरिका का वाटर, जर्मनी, इटली, कहीं का भी वाटर हो, if it is pure water, that is the water, water means pure water, then the ratio of masses of hydrogen and oxygen is always fixed. चाहे इसको किसी भी मेथड से, किसी भी प्लेस से, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन अ कंपाउंड. कंपाउंड चेंज नहीं होनी चाहिए, उस कंपाउंड में वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा. 1:8 का रेशियो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, इस रेशियो में मुझे कोई दूसरा कंपाउंड नहीं मिल सकता एक्सेप्ट वाटर. अंडरस्टैंड? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in any compound the ratio of masses of element is always fixed irrespective their sources, irrespective their origin, irrespective their method of preparation, irrespective to the place of origin, etc. Okay, this is the law of constant or definite proportions. लेकिन यहाँ पे भी बेटा remember this law is not applicable in case of isotopes and in case of isomers. आइसोटोप्स के केस में या आइसोमर्स के केस में ये लॉ फेल हो जाता है. आइसोटोप्स जानते हो, एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म. जैसे सपोज करो कार्बन है, इसके दो आइसोटोप्स स्टडी होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के दो फॉर्म हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं. सपोज कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. मैंने कहा कार्बन 12 से हमने CO2 बनाई और कार्बन 14 से CO2 बनाई. अब देखो, आप जो कार्बन 12 से CO2 बनाई है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32 है, और जो कार्बन 14 से आपने CO2 बनाई है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 14:32 है. अब देखिए, एक ही कंपाउंड है CO2 में नाम थोड़ी ना लिखा होगा कि अब कार्बन 12 आइसोटोप है, इसमें कार्बन 14 है. एक ही कंपाउंड के दो रेशियो मिले ना, 12:32 if there is a carbon 12 isotope, and you get 14:32 if there is a 14 isotope. आइसोटोपिक केस में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है. ओके, इन केस ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स के बारे में आप जानते हो, 2 or more compounds
two or more compounds having same molecular formula but different structures। ये 10th में आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में पढ़ा है। कोई ऐसा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने, आइसोमर्स बोलते हैं। देखना, मैंने कहा सपोज आपके पास है C2H6O, ये कंपाउंड है। इसका एक स्ट्रक्चर आपने बनाया CH3CH2OH और एक स्ट्रक्चर बनाया CH3OCH3। इसी फॉर्मूले के दो कंपाउंड्स मिल गए हमें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। बेटा इसमें अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो निकालो तो दोनों में सेम रेशियो आएंगे, लेकिन एक ही रेशियो के दो कंपाउंड। ये लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं कि अगर रेशियो फिक्स है तो कंपाउंड एक ही होगा, और एक ही कंपाउंड है तो रेशियो फिक्स्ड होगा। यहाँ पे हमने देखा एक ही कंपाउंड में अलग अलग रेशियोज हैं, और यहाँ पे देख रहे हो एक ही रेशियोज के दो कंपाउंड हैं। सो इन केस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोमर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इसके जब आप कभी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पे आपने यही शो करना होगा, यही प्रूव करना होगा कि अगर कंपाउंड फिक्स्ड है तो उसमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होंगे, या अगर रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड आ रहे हैं देन वी ऑलवेज गेट द सेम कंपाउंड, कंपाउंड चेंज नहीं होगा। तो आज के लिए बेटा ये 2 लॉज मैंने डिस्कस किए। आप इस वीडियो को बार बार वॉच करो और इसको देखो, डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल। रिमेनिंग लॉज मैं आपको कल तक सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए।